यहाँ पे हेलो हेलो हेलो। ठीक। यहाँ पे ग्रीन नहीं हुआ है। ग्रीन यहाँ पे नहीं हुआ असू जी। हाँ अब हो गया। बंद कर दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब जीवन के अधिकार को ही थोड़ा विस्तार कर दें। पिछली बार हमने मानेका गांधी केस, जिसे हम मेनका गांधी केस भी जानते हैं, मानेका गांधी केस का अध्ययन हमने कर लिया था। अब हम अनुच्छेद 21 को ही जरा आगे बढ़ा दें। अब देखो दोस्तों, कैसे न्यायपालिका यानी संविधान में जो जीवन का अधिकार लिखा गया है, न्यायपालिका ने उसे आगे कैसे बढ़ा दिया। इसलिए कहा भी जाता है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका का है। तो संविधान में जो मूल अधिकार दिया हुआ है वो हमने आपको बता रखा है पिछली क्लास में। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार में ये दिया हुआ है, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। केवल संविधान में आर्टिकल 21 में यही बात दी गई है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन खास बात है, अब इस अधिकार की व्याख्या का श्रेय किसको जाता है? न्यायपालिका को। इसलिए कहा भी जाता है कि भारतीय संविधान कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, लोगों की आकांक्षाओं का रूप, एक स्वरूप है, लोगों के इंस्पिरेशन का स्वरूप है। ये दोस्तों हमारा संविधान नहीं है, बल्कि एक जीपीएस की तरह है, जो हमें ये बताता है कि जाना कहाँ है हमें। और चूंकि सब बातें संविधान से लिखी नहीं आ सकती, इस वजह से संविधान में धीरे धीरे मूल अधिकारों का मतलब बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे संविधान में मूल अधिकार का मतलब बढ़ाए किसने? अब देखोगे न्यायपालिका। कैसे न्यायपालिका ने मूल अधिकारों का विस्तार कर दिया। न्यायपालिका ने जीवन के अधिकारों का विस्तार कर दिया। इसलिए दोस्तों, जो भी न्यायपालिका का निर्णय है उससे आप विस्तृत संविधान समझ लो, ये खास बात है। यानी संविधान में जो हमारी बातें लिखी हैं वो तो ठीक है, न्यायपालिका भी उसमें जोड़ती चली जाती है, क्योंकि समय के हिसाब से, और फिर संसद समय समय पर संविधान संशोधन करती है। तो न्यायपालिका ने अब जीवन के अधिकार की व्याख्या कैसे करनी शुरू कर दी? जो मानेका गांधी केस से शुरू किया कि जीवन के अधिकार में गरिमा में जीवन का अधिकार है, तो ये अपने आप में लैंडमार्क था। और यहीं से अब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई देखो, जीवन के अधिकार में तमाम चीज छुपी हुई है। तो उच्चतम न्यायालय की व्याख्या ऐसी है, जैसे अली बाबा 40 चोर में अली बाबा के पास एक ऐसी चाबी थी जिससे सारे गुफे का दरवाजा खुल जाता था। उच्चतम न्यायालय ने अब कहा, देखो जरा देखो दोस्तों, एक ही बात को उच्चतम न्यायालय कैसे विस्तार दे रहा है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता। तब न्यायालय ने कहा भाई गरिमा में जीवन का अधिकार है। तो दोस्तों, मानव होने का मतलब है गरिमा में होना। यानी मानव में सम्मान जब जिस दिन न रहे, तो दोस्तों मानव को उसमें क्या फिर अंतर रह जाएगा। और गरिमा में ही नहीं, बल्कि अब देखोगे सम्मान तो ठीक है, लेकिन मानव जीवन में, यानी मानव जीवन का मतलब क्या है? जीवन का अधिकार का मतलब क्या है? केवल शरीर के अंगों की रक्षा किए रहना, इतना ही तो जीवन का अधिकार नहीं है। ये ठीक है कि जान है तो जहान है, लेकिन आपके अंदर जो प्रतिभाएं हैं, क्षमताएं हैं, उनका अनंत विस्तार कैसे हो, उसके लिए फिर जीवन का अधिकार की और विस्तारित व्याख्या हो गई। फिर कहा गया त्वरित सुनवाई का अधिकार, ये भी जीवन का अधिकार है। त्वरित सुनवाई, स्पीडी ट्रायल। ये मामला हुसैन आरा खातून केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा तो दोस्तों अब स्पीडी ट्रायल, अब देखो दोस्तों, स्पीडी ट्रायल का मतलब ये होता है कि आप जानते हो कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होती है, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया तो उसके ऊपर पुलिस एफआईआर करेगी। एफआईआर का मतलब है उसके बाद फिर चार्ज शीट लगाएगी, आरोप पत्र लगाएगी, और वो आरोप पत्र जाएगा न्यायालय में।
क्योंकि पुलिस किसी को अरेस्ट कर सकती है तो पुलिस तो फर्जी भी अरेस्ट कर सकती है। तो पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है तो सही है गलत है, अब उसकी जांच कौन करेगा? न्यायालय। तो न्यायालय कहेगा कि भैया ये पुलिस के आरोप है, पुलिस कहेगी इस किसके ये ऊपर आरोप है, तो न्यायालय उस आरोपी से पूछेगी तुम अपना पक्ष रखो। तो आरोपी का कहना ना ये सब फर्जी पुलिस ने किया, इसे कहते हैं ट्रायल, सुनवाई। तो दोस्तों हमारे यहाँ जब भी कोई बार मामला न्यायालय में जाता है तो फिर एक तारीख पड़ेगी, अब उस पर बहस होगी, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है अपना वकील लाएगा। जैसे अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, दिल्ली दंगों के लिए कई लोगों पर आरोप पुलिस ने लगाया था, न्यायालय ने कहा भाई ये बेकार है, ये आरोप ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों वो दंगे हुए 2 साल पहले, तो 2 साल तक वो लोग जेल में रह गए। इसे कहते हैं कि त्वरित सुनवाई। त्वरित सुनवाई का मतलब है कि मान लो दोस्तों अब 2 साल बाद कोई जेल से बाहर हुआ, तो अब 2 साल कहाँ लौटाओगे? तो त्वरित सुनवाई का मतलब है कि न्यायालय जब हमारे मामले को सुने तो भाई 1 हफ्ते में कोई कह दे हाँ या ना। लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों ऐसा नहीं हो पाता। कोई व्यक्ति जेल में है, इसलिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम क्या सोच लेते हैं कि जो जेल में है वो अपराध किया है, ऐसा होता नहीं। बच्चों जेल में रहने वाले आधे लोग तो अंडर ट्रायल है, यानी अभी उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, पुलिस ने आरोप लगा दिया है और न्यायपालिका उन आरोपों को जांच कर रही है, इसे कहते हैं सुनवाई। तो जो न्यायालय में सुनवाई होती है, व्यक्ति की ये सुनवाई होती है, लेकिन पता चला अब किसी व्यक्ति ने चेन छीन लिया, अब उसके अपराध है 1 साल, सुनवाई हो रही 3 साल, तो सारा विडंबना ये है। तो पहले ही अब 3 साल के बाद वो क्या हो गया कि भैया तो निर्दोष हो गया, तो यार आपने तो उसको 3 साल बेला वजह फंसा के रखा। ये तो जीवन का अधिकार का बहुत बड़ा हनन है दोस्तों। इसलिए अब देखो ये कहा गया त्वरित सुनवाई का अधिकार होगा। अरे भाई जल्दी सुनवाई तो करो यार। दोस्तों अमेरिका में क्या होता है, एक फ्राइडे को मामला ले जाओ, दूसरे फ्राइडे को निर्णय ले आओ, जुम्मा टू जुम्मा। हमारे ऐसा नहीं हो पाता। अब बिहार में तो क्लासिकल मामला आ गया है कि सरकार ने पकड़ लिया है कि भाई जो लोग शराब बना रहे हैं, बेच रहे हैं, अब सुनवाई ही नहीं उनकी हो पा रही है। अब किसी ने शराब पिया, बेचा, उसमें क्या मामला है, अब वो किसी को अगर दंड भी होगा तो 2 साल, 2 साल तो बेचारा जेल में ही बंद है। ये प्रॉब्लम है। इसलिए अब कहा गया कि त्वरित सुनवाई का अधिकार ये भी फंडामेंटल राइट है। दोस्तों इसकी लिस्ट इतनी बढ़ गई कि पूछो मत कि फिर कहा गया कि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये भी फंडामेंटल राइट है। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, तो आप देखोगे ये बाकायदा जब उच्चतम न्यायालय ने कहा मोहिनी जैन केस में, तो बल्कि उसके लिए उसके बाद तो 86वां संविधान संशोधन कर दिया गया। तो 86वें संविधान संशोधन से इसीलिए जब उच्चतम न्यायालय ने कहा तो फिर संविधान संशोधन कर दिया गया 86वां वर्ष 2002। दोस्तों याद रखना उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार थी। और उन्होंने कहा भाई उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान को अगर उच्चतम न्यायालय कह ही दिया कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट है, इसलिए 86वें संविधान से आर्टिकल 21 क्लॉज ए जोड़ा गया। तो आप कहोगे कि सर ये बताओ इसका मतलब है उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय देते उसके बाद संविधान संशोधन करना आवश्यक है क्या? नहीं। अगर सरकार को लगता है, संसद को लगता है तो कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती, कोई जरूरी नहीं है। और संविधान संशोधन 2 वजहों से किया जा सकता है, एक तो न्यायालय का निर्णय है उसको बदल दें, या न्यायालय का निर्णय उसको लागू कर दें। 2 तरीके से हो सकते हैं। तो आप जानते हो 86वें संविधान संशोधन से तो हो गया जीवन का अधिकार का भाग हो गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देना फंडामेंटल राइट हो गया। लेकिन उसके साथ ये भी लिख दिया गया है जैसा राज्य विधि के द्वारा तय करे। इसे दोस्तों राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया, यानी ये दूसरी बात इसलिए लिख दी गई कि जैसा राज्य विधि के द्वारा तय करे, यानी वहाँ पे अब अगर हमारा आप जानते हैं फंडामेंटल राइट है, इसका मतलब इसके लिए हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। अब हकीकत की बात यह है किसी राज्य के पास पैसा ही नहीं तो स्कूल कैसे बनवाएगा, टीचर कैसे अपॉइंटमेंट करेगा। और कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय चला गया कि भैया हमारा फंडामेंटल राइट है, स्कूल तो बनवा ही नहीं रहे हैं। इसलिए ये बात राज्य के ऊपर छोड़ी गई कि भाई पैसा होगा स्कूल बनवा देंगे, टीचर का अपॉइंटमेंट करेंगे, तभी तो बच्चे पढ़ेंगे।
तो ये बात जरूर लिख दे कि राज्य जैसा विधि के द्वारा बनाए, और इस लिहाज तो हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। इसलिए दोस्तों देखोगे जैसे से जीवन का अधिकार बढ़ रहा है, ये जीवन का अधिकार का बढ़ना नहीं है, लोकतंत्र का बढ़ना है, ये खास बात है बच्चों। देखो लोकतंत्र का मतलब क्या है, भाई जीवन का अधिकार आगे बढ़े। लोकतंत्र में अगर सही लोकतंत्र की प्रगति देखोगे तो इसका मतलब ये निकल चुनाव हो रहा है जहाँ गरीबी हट जाए, लोकतंत्र जहाँ मूल अधिकार की रक्षा हो, यही तो लोकतंत्र है। नहीं चुनाव तो ईरान में भी हो जाते हैं, चुनाव पाकिस्तान भी करवा लेता है, कई बार तो म्यांमार में चुनाव हो जाता है। तो ये अपने आप में न्यायालय की बड़ी सकारात्मक भूमिका है कि उसने जीवन के अधिकार का विस्तार करना शुरू कर दिया, और ये सिलसिला रुका नहीं, अब तो फिर आगे तक चलता गया। ये आज तो फिर उसमें कह दिया गया कि विदेश यात्रा का अधिकार ये भी जीवन का अधिकार है। ये बात सतवंत सिंह केस में भी कही गई, मानेका गांधीवाद में भी कहा गया विदेश यात्रा का अधिकार ये भी जीवन का अधिकार का भाग हो गया। ये केस सतवंत सिंह में भी कहा गया, मानेका गांधीवाद में भी कहा गया। न्यायपालिका ने अब आप देखो कैसे जीवन के अधिकार का विस्तार कर दिया। फिर ये कहा गया कि विदेश जाने का अधिकार, उसके अलावा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार ये भी जीवन का अधिकार का भाग हो गया। स्वच्छ पर्यावरण, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये बात MC मेहता के इसमें उच्चतम न्यायालय ने कह दी। अब देखो कैसे, और उसके बाद तो भूल जाने का अधिकार, सोने का अधिकार। तो दोस्तों अब तो उच्चतम न्यायालय ने जीवन का अधिकार का बिल्कुल विस्तार कर दिया। तो भूल जाए वो भी फंडामेंटल राइट है, सोने का अधिकार वो भी फंडामेंटल राइट है। और एक बड़ा फेमस केस आया विशाखा केस, विशाखावाद, और इस विशाखावाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मूल अधिकार है। यानी यौन शोषण भी गरिमा में जीवन का उल्लंघन है। बड़ा फेमस केस आया, क्योंकि दोस्तों देखो गरिमा में जीवन में महिलाओं के जीवन भी शामिल है। और हमारे यहाँ लोकतंत्र खास बात है कि देखो धीरे धीरे अधिकार की बात जब बढ़नी शुरू हुई तो कहीं ना कहीं पुरुषों के अधिकार की बात की गई, तो महिलाओं ने कहा भाई हमारे भी तो अधिकार चाहिए। तो अब ये हो गया कि नहीं भाई गरिमा में जीवन का अधिकार। और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यौन शोषण के मतलब क्या होते हैं, कैसे यौन शोषण को रोका जाए। यानी किसी महिला पर अनावश्यक टिप्पणी कर देना, उसको अश्लील मैसेज भेजना, उसके शारीरिक अंगों को छूना, ये सब यौन शोषण है। और कई बार व्यक्ति इसे महिला पर अनावश्यक कोई टिप्पणी कर देता है, अश्लील टिप्पणी कर देता है। और हमारे यहाँ तो लड़कियां इतनी सीधी सादी हैं कि बेचारी बोलती नहीं, लेकिन ये आप याद रखिए यौन शोषण है, ये व्यक्ति के गरिमा में जीवन का उल्लंघन है। विशाखा केस में मामला और बढ़ा कर दिया। और दोस्तों कितने केस आपको बताएं, हर तो बदवस्त, जैसे एशियाड वर्कर्स केस में कह दिया, एशियाड वर्कर्स वाद में ये कह दिया कि न्यूनतम दर से कम मजदूरी देना ये भी जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। और बल्कि बथुआ मुक्ति मोर्चा केस में कहा कि बच्चों को शोषण, बच्चों को ईंट के भट्ठों पर काम कराना ये भी जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। यानी दोस्तों आप सोचिए, अकेले जेल में रखना ये भी जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। तो अब तो जीवन के अधिकार की व्याख्या बाबा रामदेव के मामले में उच्चतम न्यायालय, सोने का अधिकार ये भी जीवन का अधिकार है। कि बाबा रामदेव रैली कर रहे थे दिल्ली में जंतर मंतर में, वो 12 बजे रात पुलिस घुस गई थी और उस समय तो बड़ा अफरा तफरी मच गई, बाबा किसी तरह भागना पड़ा। तो बाबा न्यायपालिका में गए, बताओ भाई सोने भी न्याय राज्य नहीं सोने देगा, राज्य शक्तिमान है सम्राट किलविस। तभी हो गए बाबा जी फिर तो गड़बड़ हुआ। तो लोग सोने के, इसका मतलब है जीवन के अधिकार की बड़ी व्याख्या हो गई। अब हम हर केस तो याद नहीं कर सकते, उतना जरूरी भी नहीं है। और दोस्तों उसके बाद तो फिर ये हुआ, जो सबसे लेटेस्ट मामला है वो है अपने आप में पुट्टा स्वामीवाद, जो बड़ा फेमस हुआ क्योंकि 9 न्यायाधीशों की बेंच थी। तो 9 न्यायाधीशों को बेंच का निर्णय है तो अपने आप में बड़ा फेमस होगा। पुट्टा स्वामी केस 2017 में आया
अब पुट्टा स्वामी केस में कहा गया निजता का अधिकार भी जीवन का अधिकार है। यानी दोस्तों सोचो कैसे जीवन का अधिकार का विस्तार होता चला गया, जबकि आज भी संविधान में, अब बस ये बात है कि न्यायपालिका के निर्णय देने से संविधान में कुछ बदलाव नहीं होगा, संविधान में बदलाव का अधिकार केवल संसद का है, लेकिन न्यायपालिका का निर्णय चूंकि बाध्यकारी होता है इसलिए न्यायपालिका ने जो कह दिया वही अधिकार हो गया। अब स्वाभाविक रूप में निजता का अधिकार ये भी जीवन का अधिकार हो गया, अब जीवन का अधिकार हो गया, राइट टू प्राइवेसी। और आजकल तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में इसका बड़ा महत्व आ गया। टेक्नोलॉजी में हमारे व्हाट्सएप मैसेज कोई देख नहीं सकता, हमारा फ़ोन टेप नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आप याद रखना जीवन का अधिकार का विस्तार हुआ है, लोकतंत्र की अच्छी बात है, ये व्यक्ति को शक्तिशाली बनाने जैसा है, लेकिन बच्चों अधिकार हमारे यहाँ निरपेक्ष नहीं है, जीवन का अधिकार भी निरपेक्ष नहीं है। अगर जीवन का अधिकार निरपेक्ष होता तो अब बताओ फिर तो राज्य किसी को दंडित कर ही नहीं सकता था। निरपेक्ष मतलब से कोई प्रतिबंध न हो, जिस पे कोई किंतु न हो परंतु न हो, लेकिन राज्य तो दंड देता है। अरे भाई एक व्यक्ति दूसरे की हत्या कर देगा तो हम कहेंगे ना तो जीवन का अधिकार फंडामेंटल राइट है। अरे फंडामेंटल राइट उसके लिए है जो शांति से रह रहा है, इसलिए अब ऐसा नहीं है कि निजता का अधिकार है इसका मतलब हमारा कोई टेलीफोन टेप नहीं कर सकता, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकता। फिर तो दोस्तों कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा लगा ही नहीं पाएगा, पुलिस किसी की जांच नहीं कर पाएगी, इसका मतलब जीवन का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। और दोस्तों कई बार तो हम आजकल जब आप जाओ देखो एयरपोर्ट में तो वहाँ बाकायदा सब कुछ चेक करते हैं, तो आपको नहीं फिर निजता का अधिकार है, हमारे पास जो चीज़ है उसको राज्य को देखने का क्या मतलब है, क्योंकि वहाँ पर दूसरे की सुरक्षा जुड़ी हुई है। इसलिए दोस्तों अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने लोगों को कहा कि भाई आप बंदूक भी रख सकते हो, भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहा भैया यहाँ लट्ठे से तो यह हाल है, बंदूक जिस दिन दे देंगे फिर तो रोज ही लोग लड़े भिड़े रहेंगे। तो हमारे यहाँ बंदूक रखना फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए कहा गया निजता का अधिकार है तो, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, यानी आपको तमाम प्रतिबंध रहेगा जिससे कि सुरक्षा पर सामाजिक न्याय पर कोई फर्क न पड़े। नहीं तो आप देखो दोस्तों आजकल तो हमें इनकम टैक्स जमा करने के लिए पैन कार्ड जमा करना पड़ता है, कहीं होटल में जाए आधार कार्ड देना पड़ता है, तो आपको निजता का अधिकार का उल्लंघन है, अपना आधार कार्ड कैसे दूँ। लेकिन अब सवाल है कि फिर तो सुरक्षा का मामला आएगा। हाँ लेकिन ये बात जरूरी है कि उच्चतम न्यायालय ने इसी मामले में कह दिया कि भाई आधार कार्ड सब कामों के लिए न लगाया जाए, अनिवार्य रूप से आप नहीं लगा सकते कि पता चला कि आधार कहीं हम जा रहे हैं तो भी आधार कार्ड दे, स्कूल में एडमिशन है तो भी आधार कार्ड दे, क्योंकि राज्य उससे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दखल देगा, क्योंकि राज्य के पास तो इतनी एजेंसी है, राज्य का मतलब शक्तिशाली संगठन। तो दोस्तों ये जीवन का अधिकार बढ़ा, और हमारे यहाँ तो अब कह दिया कि मरने का भी गरिमा में जीवन का अधिकार होना चाहिए। अरुणा केस में ये भी कह दिया गया है कि भाई किसी को यानी अगर कोई असाध्य बीमारी से पीड़ित हो तो उसे ये अधिकार होना चाहिए कि वो ये तय कर सके कि अब हम नहीं जीना चाहते, वो कोई अपना इच्छा व्यक्त कर दे, लिखित दे दे। इसी को कहते हैं यूथनेसिया। यूथनेसिया को दोस्तों कहते हैं कि अपने मृत्यु की दस्तावेज, यूथनेशिया, इसका मतलब हम खुद ही कहना चाहते हैं भाई अब हम जीना नहीं चाहते। वो तो कहने में तो बड़ी दोस्तों अब ये कहने में बड़ा अजीब सा लगता है कि सर आप कहेंगे सर ऐसा कैसे होगा कि हम नहीं जीना चाहते। तो हकीकत की बात है कई बार व्यक्ति इतनी असाध्य बीमारी से पीड़ित है कि व्यक्ति चल नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो ऐसे मामलों में वो कह सकता है, लिख सकता है कि भाई हमें डॉक्टर अब हम जीने का अधिकार नहीं है, इसलिए डॉक्टर बाकायदा कोई ऐसा इंजेक्शन हमें दे दें जिससे हमारा जीवन शांति से खत्म हो जाए। इसे कहते हैं यूथनेसिया, इच्छा मृत्यु। तो लेकिन एक याद रखिए मृत्यु का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि आत्महत्या का प्रयास तो हमारे यहाँ भारतीय दंड संहिता से, आईपीसी से दंडनीय अपराध है। यानी दोस्तों अगर कोई आत्महत्या करते हुए पकड़ा गया तो और अगर मरा नहीं तो पुलिस मरने नहीं देगी, पुलिस तो अब थाने में ले जाएगी। आप कहोगे सर ये तो बड़ी बेकार सी बात है, लेकिन हाँ बेकार है, लेकिन है हमारे यहाँ। इसी दोस्तों आत्महत्या का कोई अधिकार देश में नहीं है, लेकिन कोई बहुत असाध्य बीमारी से पीड़ित हो, और अभी तो उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2023 में कहा है कि अगर ये कब यूथनेसिया दिया जाएगा,
ऐसा नहीं कि जब हम चाहे तब यूथनेसिया दे दें, जब सास चाहे सास, बहू चाहे तो सास को यूथनेसिया दे दे, बच्चा चाहे तो कि बूढ़ा बहुत बड़ 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 करता है, हटाओ यार इसको, यूथनेसिया तो कह दे कि भैया अभी जीने लायक है नहीं, दादाजी ने यूथनेसिया ले लिया और उन जबरदस्ती उनसे लिखवा लिया। ऐसा नहीं होगा, बाकायदा डॉक्टर की टीम लिखेगी। पहले तो ये था कि मजिस्ट्रेट लिखेगा, तभी कहा गया भाई देखो मजिस्ट्रेट वगैरह वाला बात खत्म करो, अब मजिस्ट्रेट से हम लिखवाएं, मजिस्ट्रेट साहब लिखेंगे। वही बात है कि जितना मुर्गी नहीं उतना बड़ा मसाला। तो कहा गया देखो भाई डॉक्टर लिख देगा, ये ठीक है, डॉक्टर अगर लिख दे कि ऐसा बीमारी है, इस आदमी को अब जीने की परिस्थिति नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसे इंजेक्शन दिया जा सकता है, उसे मृत्यु दिया जा सकता है। और अभी तो हमारे यहाँ देखो दोस्तों 2022 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया और 2022 में उच्चतम न्यायालय ने यह भी कह दिया कि अपने आप में वेश्यावृत्ति ये भी एक प्रोफेशन है, क्योंकि उनको भी गरिमा का अधिकार है। और अभी आपको 2022 में ही आया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, उसमें कहा गया है कि कोई महिला 20 से 24 हफ्ते में अपना गर्भपात करवा सकती है। लेकिन अब सवाल है महिला है तो विवाहित महिला या अविवाहित महिला, एक्ट में लिखा गया विवाहित महिला। उच्चतम न्यायालय ने कहा रे भैया अविवाहित महिला को भी अधिकार दो ये, कि अगर कोई अविवाहित महिला है, और आजकल तो आप जानते हो दोस्तों लिविंग इन पार्टनरशिप है, समाज बदल गया है, पहले वाला समाज नहीं रहा, यानी बिना शादी के भी आजकल लोग रह सकते हैं। करण जौहर को तो आपने देखा बिना शादी के बच्चे ही पैदा हुए हैं, तो पहले वाला समाज नहीं रहा। बिना शादी के बच्चे भी हो सकते हैं, और बिना शादी के दो पार्टनर वयस्क हैं तो भाई आपस में सहमत हैं, रह रहे साथ में। अब रह रहे साथ में तो हो तक बच्चे हो गए तो हो सकता है कल वो अलग रहना चाहें, तो अविवाहित महिला को भी अपने गर्भपात कराने का अधिकार है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में बात जोड़ दी, तो जीवन के अधिकार का बड़ा विस्तार हो गया। इसलिए कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार का विस्तार कर दिया। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? 78 के मानेका गांधी केस से। उसके बाद तो दोस्तों ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, ये बिल्कुल मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है। या कह लो कि अब हम कोरोना के एग्जाम्पल तो नहीं देंगे क्योंकि वो तो नकारात्मक है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल ये हनुमान जी की पूंछ की तरफ बढ़ती जा रही है। हमारा तो फंडामेंटल राइट अधिकार हनुमान जी की पूंछ की तरफ बढ़ती ही जा रही है। और कमाल की बात है, यही तो लोकतंत्र की खास बात है कि जीवन का अधिकार लगातार बढ़ रहा है। और आज तक ये अधिकार है, हो सकता है कल उच्चतम न्यायालय कुछ और भी कह दे, परसों और भी कह दे, तो ये जीवन के अधिकार का विस्तार करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय का है। और उच्चतम न्यायालय से बार पूछा गया भैया ये बताओ यार आपको कहाँ से मिलता है, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा रे भाई जीवन का अधिकार का मतलब है समय बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है। दोस्तों कितना समय बदल गया देखो। एक जमाना था जब हम फिल्में देखते थे, दोस्तों समाज में कितना बड़ा बदलाव हो रहा है जरा सोच के देखो। एक जमाना था हम फिल्में देखते थे तो हीरो हीरोइन मिलते थे, कैमरा तुरंत आकाश में जाता था, मतलब लोग समझ जाते थे क्या हो रहा है, मतलब उसको दिखाना एक तरीके से अलाउड नहीं था, एक्सेप्टेड नहीं था। आज तो दोस्तों देखो कैसा हो गया, हीरो हीरोइन फिल्म में मिलते हैं, कैमरा हटता ही नहीं। तो अरे दोस्तों जब जीवन के अधिकार की व्याख्या होगी तो ऐसे ही तो होगी। तो समय बड़ा बदल गया, परिवेश बदल गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ओ माय गॉड, इन सब लोगों ने दुनिया बदल के रख दी। अब दोस्तों इतना बड़ा चेंज है तो जीवन का अधिकार भी तो बदलेगा। अरे हम बदल गए, समाज बदल गया, तो उच्चतम न्यायालय इसी समाज में तो रहता है, उच्चतम न्यायालय इसी समाज में रहता है। दोस्तों पहले हमारे कहावत थी कम खाए बनारस मरे, यही जीवन का पर्पस था। आज तो स्वाभाविक रूप में जीवन का पर्पस बदल गया है कि भैया ना, अब तो कोई जा रहा है लंदन, कोई कहाँ जा रहा है यूएई, और शादी विवाह भी गाँवों में ना हो के इटली में हो रही है। तो दोस्तों ये जीवन का अधिकार जब ऐसे ऐसे मामला रहेगा तो जीवन का अधिकार बदलेगा। ये है अनुच्छेद 21, कैसे जीवन का अधिकार का विस्तार होता चला गया। और ये लोकतंत्र की बड़ी अच्छी बात है, न्यायालय का सकारात्मक दृष्टिकोण है और न्यायालय आगे बढ़ता चला गया। अब अगर आप पूछोगे सर ये बताओ न्यायालय को सब मिला कहाँ से जीवन का अधिकार, तो दोस्तों आगे बच्चे बता देंगे निदेशक तत्व भी हमें पढ़ना है। अरे बच्चों निदेशक तत्व में ये सब बातें पहले से लिखी गई हैं, तो निदेशक तत्व भी आगे आपको बता देंगे। तो ऐसा नहीं कि न्यायपालिका कुछ ऐसा खोज रहा है जो संविधान में था ही नहीं।
संविधान में कहीं और था, उसको भी जोड़ लिया, क्योंकि न्यायपालिका ने कहा रे भैया संविधान एक शरीर की तरह है, आंगिक है। जैसे हमारा देखो आंगिक, हाथ का संबंध पैर के साथ है, पैर का संबंध मुंह के साथ है, मुंह का संबंध, तो हमारा जो शरीर है वो मोबाइल की तरह थोड़ा ही उसका पुर्जा निकाल लोगे इधर। आपसे कोई कहे हाथ निकाल लो तो इधर हाथ दे दिया उनको, किसी को पैर दे दिया ना दोस्तों, ये कल पुर्जे की तरह नहीं कहीं फिट कर दिया कहीं जोड़ दिया। हमारे शरीर का एक ऑर्गेनिक होल है, पूरा सावयव है। तो सावयव पार्ट में तो फंडामेंटल एक हाथ है, फिर दूसरा निरीक्षक तत्व है, तीसरा कार्यपालिका है, चौथा विधायिका है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। न्यायपालिका ने इसलिए इनकी व्याख्या कर दी। तो अब जरा जीवन के अधिकार को आगे बढ़ के और भी देख लें। अनुच्छेद, जरा अनुच्छेद 21 हमने देख लिया। अब दोस्तों देखिए अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 जरा बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो भी जीवन के अधिकार का एक भाग है, क्योंकि ये सब तो 19 से तो सारी बात आजादी चल रही है। अब जरा देखें अनुच्छेद 22 दोस्तों, और अनुच्छेद 22 में है क्या? मनमानी हिरासत में लेने के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद 22 के 7 आर्टिकल है, 1 2 3 4 7 आर्टिकल है। अब अनुच्छेद 22 में जो दिगी बात है, पहला जो लिखा गया है, अनुच्छेद 22 के 2 भाग हैं बच्चों। अनुच्छेद के 22 के 2 पहले भाग में कहा गया है, पहले 2 में किसी को मनमानी हिरासत में नहीं लिया जाएगा, पहली बात ये लिख दी गई है। यानी खास बात है, किसी व्यक्ति को मनमानी हिरासत में नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने, हिरासत में रखने, डिटेंशन एंड अरेस्ट, मनमानी हिरासत में नहीं लिया जाएगा। किसी व्यक्ति को बंदी बनाने एवं हिरासत में रखने के कारण बताए जाएंगे और उसे बाकायदा मनमानी हिरासत में नहीं लिया जाएगा। किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कारण, यानी क्यों बंदी बनाया गया, कारण बताओ, हिरासत में रखने के कारण बताया जाएगा, और यानी बाकायदा उसे बताया जाएगा किन कारणों से बंदी बनाया गया, किन कारणों से हिरासत में रखा गया। और न केवल उसे कारण बताया जाएगा, बल्कि उसे अपने विधि व्यवसायी से, अपने वकील के साथ, व्यक्ति को अपने विधि व्यवसायी या वकील से परामर्श का अधिकार होगा। यानी दोस्तों इसका मतलब है, बात फिर आपको याद दिला दें, हमारे यहाँ किसी को हिरासत में रखने का अधिकार पुलिस को रहता है। अब पुलिस अगर किसी को हिरासत में रखती है, मनमानी हिरासत में नहीं लिया जाएगा, इसका मतलब है किसी ने विधि का उल्लंघन किया तभी पकड़ा जाएगा। खास बात है। इसे दोस्तों हमारे विधि का शासन है, पुलिस का शासन नहीं। ये बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बता रहा हूँ, पुलिस का शासन नहीं दोस्तों। इसे जो पुलिस जीप पलटा देती है, पुलिस किसी का इनकाउंटर कर देती है, ये अधिकार पुलिस को नहीं है। बच्चों हमारे यहाँ जीवन लेने का अधिकार न्यायाधीश को है, न्यायपालिका को है, पुलिस महोदय को नहीं है। और मनमानी हिरासत में लिया जाएगा, इसका मतलब कारण तो बताओ क्यों हिरासत में लिया। नहीं पता चला कि आप तो पढ़ रहे हैं मोबाइल से और कोई पुलिस वाला है, कहा भाई चलो खोपचे में, आप कहूँगा क्यों? अरे हमारी मर्जी है, तुमने अपराध किया है। अरे मैंने कहा कैसे अपराध किया भाई? ये मनमानी हिरासत में। और कई बार अब देखो दोस्तों यही तो गड़बड़ है। अब भारत में जो लोग संविधान जानते नहीं, भारत में लोग संविधान कम जानते हैं, थोड़ा पढ़े लिखे लोग कम है, तो पुलिस से बड़े डर जाते हैं। इसलिए दोस्तों अंग्रेजों के जमाने के जेलर, शोले आपने मूवी देखो, अंग्रेजों के जमाने की जेल आज भी दोस्तों कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है डेमोक्रेसी में, आम जनता पुलिस से डरती है। जबकि पुलिस को रखा गया कि भाई आम जनता की सेवा करो यार, देखो कोई इनको मारे नहीं, कोई उनका पर्स न छीन के भाग जाए, कोई संपत्ति छीन के ना भाग जाए। अरे मेरे दोस्तों पुलिस को तो हमने से रखा,
अब हमें क्या पता था कि पुलिस वाले ही हमारा खून चूसने लगेंगे। संविधान निर्माता जानते थे कि भैया ये अंग्रेजों के जमाने की जिलर नहीं, खाकी नहीं चलेगी। अच्छा, कई बार तो दक्षिण भारत की फिल्म में तो खाकी वाला गुंडा, इसे सिंघम, अभी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ जो आईपीएस बन गए थे उनको संबोधित कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री ने कहा भैया सिंघम बनने का प्रयास मत करो। इसलिए दोस्तों की बात याद रखियो, अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, पुलिस से इस देश में डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुलिस आपका कुछ नहीं कर सकती अगर आपने किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है। और इसीलिए पुलिस किसी हिरासत में कब लेगी, कारण बताओ। और अगर मान लो कि मनमानी हिरासत में ले लिया, तो अरे भाई फिर हम अपने वकील से, विधि व्यवसायी से परामर्श लेंगे तुरंत। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और अपने पसंदीदा विधि व्यवसायी, यानी लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ माई ओन चॉइस। ऐसा नहीं है कि सरकार बताए किसको वकील करो, हम तुरंत वकील करेंगे। इसीलिए अब मान लो कि किसी व्यक्ति को हमने कह दिया कि तुमने दंगा भड़काया और इसे न्यायपालिका ने भगा दिया, न्यायपालिका ने ऐसे पुलिस, इसे दोस्तों कई बार तो न्यायाधीश पुलिस को बड़ा डांटता है। इसीलिए पुलिस के ऊपर हमारे न्यायपालिका है, पुलिस पर कंट्रोल न्यायाधीश रखता है, और न्यायाधीश विधि का जानकार है, संविधान का जानकार। इसलिए फिर ये प्रमाणित होती है बच्चों कि हमारे यहाँ न केवल विधि का शासन है बल्कि विधि की सर्वोच्चता है। सबसे बड़ी विधि संविधान है। यही बात हमने आपको पहले दिन बताया था, आपको लगा होगा कि ना ना ये सब एग्जाम्पल है। इसलिए कोई पुलिस वाला आपको कहे भैया हम हिरासत में लेंगे, कब कारण तो बताओ यार, कौन सा अपराध हमने किया है। दूसरी बात, अब मान लो कि पुलिस ने हिरासत में लिया भी, तो दोस्तों अनुच्छेद 22 के खंड 2 में लिखा गया है पुलिस 24 घंटे के भीतर, क्योंकि आप कहोगे नहीं पुलिस है तो, अब क्योंकि हर व्यक्ति यही कहता है हमने अपराध नहीं किया, हर व्यक्ति कहेगा कि भाई हमें क्यों हिरासत में ले रहे हो, तो आखिर में क्राइम कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे संविधान में अनुच्छेद 24 के खंड 2 में लिख दिया गया कि देखो पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया गया, उस व्यक्ति को, यानी व्यक्ति का मतलब चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी हो, उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब जरा सोच के देखो दोस्तों, अब ये नहीं कि हमें दिल्ली में हिरासत में लिया गया दौलताबाद में प्रस्तुत किया जाएगा, ना 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 ना। अब दिल्ली में हिरासत में लिया गया तो जो हमारे पास निकटतम मजिस्ट्रेट होगा, न्यायपालिका होगी, वहां ले जाया जाएगा। इसका मतलब है किसी को पुलिस कितने दिन तक रख सकती है, 24 घंटे तक। हाँ बस ये बात है उसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। अब 24 घंटे में मान लो कि 2 घंटे यात्रा में लग गया, तो वो 2 घंटे निकाल देंगे, यानी 26 घंटे हो सकता है, क्योंकि यात्रा का समय हम नहीं जोड़ेंगे, यात्रा का समय शामिल नहीं किया जाएगा। तो मान लो किसी को हिरासत में लिया गया, हिरासत में लिया गया उत्तरी दिल्ली से, और जब इसको ले जाया गया 30 हजारी न्यायपालिका में, तो हो सकता है जाम लग जाए, 3-4 घंटे लग जाए। उसके अलावा 24 घंटे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब अब आप दोस्तों आपके दिमाग में बात सुनने को, सर ये बताओ अगर छुट्टी हो जाए तो, संडे हो जाए तो, दीपावली हो जाए, होली हो जाए, ना बच्चों कोई भी चीज़ हो जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल मजिस्ट्रेट इसी के लिए अपॉइंटेड होता है। वो 24 घंटे अवेलेबल होता है, उसके पास कभी भी कैदी जाएगा, और बाकायदा वो इसी के लिए होता है, उसका बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ेगी, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगी, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने, और फिर वो 24 घंटे के बाद अगर किसी हिरासत में रखना है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना किसी को 24 घंटे के बाद हिरासत में आप नहीं रख सकते। बहुत बड़ी बात है ये। बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के आप किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रख सकते। इसका मतलब है, इसीलिए अगर हमारे यहाँ पुलिस का शासन है तो मजिस्ट्रेट कौन है, न्यायिक मजिस्ट्रेट है। वो जिलाधिकारी नहीं, आपका डीएम नहीं, न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट है ये। वो कहेगा तभी रखा जाएगा, और वो तो देख लीजिए वो तो विधि का जानकार है।
इसलिए हमारे यहाँ पुलिस के नियंत्रण पर हमेशा, और आपने अगर कभी मूवी देखना दोस्तों, पुरानी गंगाजल मूवी देखना, उसमें तो मजिस्ट्रेट ने पुलिस को बाहर डांटा है। इसलिए आप देखो, याद रखो दोस्तों, पुलिस बिला वजह किसी को उठा नहीं सकती। अगर बिला वजह किसी को उठा लेगी तो गड़बड़ी क्या होगी, फिर उसके सामने प्रमाण तो लाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा कि भैया ये कारण थे, हमने इनको पकड़ा। और अगर पुलिस सही कारण नहीं बता पाती तो मजिस्ट्रेट ने केवल डांटता है, बल्कि कुछ ऐसी लिख भी देगा, उसकी नौकरी ही खतरे में पड़ जाएगी। इसे हमें क्या लगता है कि हमारे चच्चा दरोगा है, तो दरोगा कुछ भी कर सकते हैं ना दोस्तों, कुछ नहीं कर सकते। उन दरोगा से भी ऊपर विधि है, विधि से ऊपर संविधान है, तो दरोगा जी नीचे है, यहाँ तक कि आईपीएस भी नीचे है दोस्तों। इसलिए तो यही तो विधि का शासन है। इसलिए हमें गलतफहमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, डर ही रहेगा विधि का, मजिस्ट्रेट का हमेशा डर रहेगा। अब आप देखोगे ये हमारे यहाँ अधिकार दे दिया गया। इसलिए दोस्तों, जब किसी को हिरासत में रखा जाता है तो आप याद रखो, जब किसी को हिरासत में पुलिस रखती है तभी इसे कहते हैं पुलिस कस्टडी। जब किसी को हिरासत में लिया गया तभी इसे कहते हैं पुलिस कस्टडी। और पुलिस कस्टडी कितने होती है? 24 घंटे की। पुलिस कस्टडी का मतलब है कि जिस व्यक्ति को थाने के लॉकअप में, हर थाने में जब पुलिस को थाने के लॉकअप में बंद कर दिया जाए, ये पुलिस कस्टडी है। इसे हर थाने में एक पुलिस स्टेशन होता है, एक लॉकअप होता है। अब आप देख, कई बार लापरवाही होती है दोस्तों, कई बार पुलिस वाले किसी को पकड़ते हैं और वो जो थाने में उनका रजिस्टर उसमें दर्ज ही नहीं करते। कई बार इसलिए आप देखोगे पकड़ के ले गए, पता चला कि 24 घंटे उसके लिए है जिसका नाम उस रजिस्टर में लिखा, थाने में रजिस्टर है, भाई किसको पकड़ा, कितने दिन पकड़ा। तो कई बार पुलिस ऐसी गड़बड़ी करती है। और आप तो कहोगे पुलिस कस्टडी में सर 24 घंटे, 24 घंटे में तो पुलिस ऐसा मारती पीटती है, पूछो मत। 24 घंटे में दोस्तों हमारा भोथरा बना देती है, वो उल्टा उल्टा लटका के मारती है। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ी गंदी बात है, पुलिस को मारने का अधिकार कहाँ है? अरे बच्चों, मारने का अधिकार नहीं है, यही तो गड़बड़ है। मारने का अधिकार नहीं, उसके बाद कूट पीट देती है। अब यही हमारे यहाँ बड़ी, और इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ इसलिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बना हुआ है। इसलिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कई बार, इसीलिए अभी आप देखो योगी सरकार थी, कई जीभ ही पलट गई। तो पुलिस किसी को मार दे ना दोस्तों, ये विधि के शासन को, अरे पुलिस राज नहीं है हमारे यहाँ, विधि का शासन है, पुलिस का शासन नहीं है। तो पुलिस विधि की नौकर है, विधि की सेवक है, पुलिस हमारे मालिक नहीं हो सकती। और इसलिए किसी को लॉकअप में रखा जाता है पुलिस कस्टडी में। इसलिए मानव अधिकार आयोग तो कह रहा है, अरे भैया हर पुलिस कस्टडी में पहले कैमरा लगाओ, हर पुलिस स्टेशन में कैमरा होना चाहिए। कोई रखा गया उसमें उसको बताओ कब रखा गया, कैसे रखा गया। दूसरा, 24 घंटे के बाद व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद कहां रखा जाएगा? जुडिशियल कस्टडी में। जुडिशियल कस्टडी, तो जुडिशियल कस्टडी का मतलब है, अब मजिस्ट्रेट कह देगा, जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या है? 24 घंटे के बाद व्यक्ति को जेल में तभी रखा जा सकता है जब मजिस्ट्रेट ये परमिशन दे दे। अब जुडिशियल कस्टडी में व्यक्ति कहां रखा जाएगा? उस जनपद के सेंट्रल जेल में। जुडिशियल कस्टडी में व्यक्ति उस जनपद के सेंट्रल जेल में रखा जाएगा, यानी पुलिस लॉकअप में नहीं। आप कहोगे सर मान लो कि अब सेंट्रल जेल में रख दिया गया, अब और जुडिशियल कस्टडी में वो पुलिस के संरक्षण में नहीं, वो मजिस्ट्रेट की निगरानी में रहता है। यहाँ तो भाई पुलिस के ही संरक्षण में रहेगा, 24 घंटे रहेगा। यहाँ तो पुलिस की कस्टडी में, नाम ही है पुलिस कस्टडी, इसलिए मजिस्ट्रेट कस्टडी में होगा। लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ, ठीक है 24 घंटे के बाद तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि इसको जेल में बंद करो। सेंट्रल जेल जो हर जनपद की एक प्रमुख जेल होती है दोस्तों, सेंट्रल जेल से ये कंफ्यूजन पैदा करने की आवश्यकता नहीं है कि सेंट्रल सरकार का जेल, ये नई दिल्ली सरकार का जेल नहीं है, संघ सरकार का नहीं है, अरे हर राज्य का ही है, जो कि राज्य का प्रमुख जेल है, मुख्य जेल, सेंट्रल जेल कहते हैं। ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक होती है सेंट्रल जेल। तो अब सवाल है कि यहाँ रख दिया गया, फिर आप कहोगे सर ये बताओ, अब तो जेल में चला गया, तो अरे पहले पुलिस चार्जशीट दायर करेगी, प्रमाण इकट्ठा करेगी, कैदी उसके कंट्रोल में है ही नहीं, कैदी तो चला गया, जो आरोपी है वो चला गया
मजिस्ट्रेट के अंतर्गत। इसीलिए दोस्तों बार बार पुलिस ये मजिस्ट्रेट से कहती है कि भाई हमें आदमी चाहिए। क्यों हमें आदमी चाहिए? क्योंकि हम जाएंगे सबूत इकट्ठा करने, हम जाएंगे क्राइम सीन पर, क्राइम सीन पर जाएंगे सबूत इकट्ठा करेंगे, तो इसको तो रहना जरूरी है। इसलिए मजिस्ट्रेट की कस्टडी में रहने वाले व्यक्ति को भी बार बार पुलिस कस्टडी में दिया जाता है। भाई इन्वेस्टिगेट कर लो मामला, फिर हमारे पास आओ। ये दो प्रकार कस्टडी होती है, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। दूसरी बात, अब आप देखोगे दोस्तों, ये दोनों पॉइंट ये बताते हैं कि हमारे यहाँ किसी को इतनी आसानी से दंड दिया नहीं जा सकता, जेल में रखा नहीं जा सकता। लेकिन आप ये भी याद रखो, हमारे यहाँ कानून बड़ा आसान है, हमारे यहाँ एक एक से शरारती लोग हैं। क्योंकि अब ये सवाल है कि किसी को जेल के पीछे भेजने के लिए सबूत चाहिए, गवाह चाहिए, और पुलिस भी बेचारी बड़ी परेशान होती है। पुलिस के पास इतना समय नहीं है, पुलिस के पास इतना विशेषज्ञता नहीं है। और कई बार तो आप देखोगे कि पता चला हमें कोई एक व्यक्ति है जो 4 मर्डर कर घूम रहा है, लेकिन गवाह नहीं है, सबूत नहीं है। तो अब संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा भी आधार रखा कि भैया अगर ऐसे हो जाएगा फिर तो कोई आदमी हमारे यहाँ दंडित ही नहीं होगा। क्योंकि हमारे संविधान निर्माता, अरे दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ कानून बना रहे थे, अंग्रेजों से हमने आज़ादी ली थी, तो अंग्रेजों से आज़ादी ली थी तो ये सोच के कि भारतीय नागरिकों को खूब आज़ादी देंगे, आज़ादी छीन लेंगे, तो आज़ादी तो दे दिया। लेकिन संविधान निर्माताओं को ही पता चल गया कि भैया इतना कठोर मामला है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाए रखने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए थोड़े कठोर प्रावधान चाहिए। इतने से बात बनेगी नहीं। क्योंकि अब देख तो कई बार ऐसा होता है, भाई कोई व्यक्ति पकड़ा गया, पुलिस कस्टडी में गया, छूट गया फिर, क्योंकि पुलिस उसके ऊपर कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई, उसके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए नहीं आया। कानून तो हमारा ऐसा कहता है। इसलिए पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। वैसे पुलिस की, दोस्तों, पुलिस की बड़ी फजीयत बेचारी की होती है, किसी को पकड़े तो समस्या, न पकड़े तो समस्या। पकड़ ले तो मजिस्ट्रेट ठासेंगे, न पकड़ ले तो आम जनता कहेगी ये लो ये पुलिस है, पकड़े क्यों नहीं। उनको तो लगता है वर्दी पहनने का मतलब किसी को पकड़ लेना, ऐसा नहीं है बच्चों। इसलिए हमारे अनुच्छेद 22 में दूसरे भाग की भी चर्चा करनी जरूरी है। अनुच्छेद 22 के क्लॉज 1 क्लॉज 2 में बात लिख दी गई, दोनों बात हो गई। अब उसके बाद भी चर्चा करनी जरूरी है जहां पे मामला आता है बार बार। क्योंकि दोस्तों जब भी हम अनुच्छेद 22 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 22 हमने पहला क्या पढ़ लिया, अनुच्छेद 22 क्लॉज 1 और क्लॉज 2, सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2। इसमें तो ये लिखा गया है कि मनमानी हिरासत में नहीं लिया जाएगा, सारांश यही है। अगर दोनों बातों का भी सारांश कर दें तो मनमानी हिरासत में नहीं लिया जाएगा और बंदी नहीं बनाया जाएगा। मनमानी हिरासत में नहीं लिया जाएगा, बंदी नहीं बनाया जाएगा, ये बात सारांश में ये कह दी गई। अब इसी बात का दूसरा अपवाद ले दिया गया कि अनुच्छेद 22 के खंड 3 में कह दिया गया। अब इसका अपवाद ये हो गया कि जो विदेशी शत्रु होंगे, एनिमी एलियन होंगे, जो विदेशी शत्रु होंगे या निवारक नजरबंदी में रखे गए लोग होंगे, जो विदेशी शत्रु होंगे या निवारक नजरबंदी में रखे जाएंगे, उनके ऊपर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। इसका मतलब है ये जो सुविधा है दो लोगों को नहीं मिलेगी। जो 24 घंटे वाली है, मजिस्ट्रेट करने वाली है, ये सुविधा नहीं मिलेगी। इसका मतलब है विदेशी शत्रु यानी कोई पाकिस्तान कोई नागरिक पकड़ा गया तो उसको 24 घंटे में न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि विदेशी शत्रु है। तो अब आप ये नहीं कहोगे नहीं 24 घंटे वाला प्रावधान लागू होगा, उसके लिए वकील किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कई बार तो हमने ऐसा भी कर दिया, कसाब के लिए सारी सुविधाएं दे दी थी। अच्छा, भारतीय सिद्ध करना चाहता है, देखो भाई हम लोकतांत्रिक हैं, हर आदमी को मौका देंगे, क्या देसी क्या विदेशी, तो कई बार सरकार के ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन दूसरा निवारक नजरबंदी, ये क्या है? अब दोस्तों जो दूसरी बात है कि उसी पर संविधान विस्तार कर दिया गया। और निवारक नजरबंदी को लेकर आपको याद होगा हमने गोपालन केस में थोड़ी बात बताई थी आपको
दोस्तों जब निवारक नजरबंदी रखने की बात आई, संविधान सभा में बवाल खड़ा हो गया। संविधान सभा ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो यार, रोलट एक्ट ये भारतीय संविधान में रख रहे हो। लोगों ने कहा अरे इसी खिलाफ गांधी बाबा ने लड़ाई की थी, और रोलट एक्ट का प्रावधान ऐसा है जो कि न दलील न अपील न कोई वकील, इसका मतलब है न तो आप कोई तर्क चलेगा, न आप वकील कर सकते हैं, न कुछ कहेंगे। सरकार ने जैसे मर्जी हुआ आपको थाने में ले लिया, खत्म बात। यानी कुल मिला के निवारक नजरबंदी का प्रावधान रखने पर लोगों को बड़ी आपत्ति थी। लोगों का भैया ये बताओ यार अब क्या कर रहे हो, ये लोकतांत्रिक देश बना रहे हो या अंग्रेजों के, भाई क्या किस बात की आज़ादी मिली हमें, अंग्रेजों का सारा कानून रख रहे हो। आज भी कई लोग ऐसी बात कर देते हैं, अंग्रेजों कानून अंग्रेजों कानून। तो दोस्तों आखिर में निवारक नजरबंदी क्यों रखा गया, किसका मतलब क्या है यार देखो। तो क्योंकि विदेशी शत्रु के बारे में तो हमारा संविधान कुछ नहीं बात करता, यानी ये कह दिया गया कि सरकार बताएगी विदेशी शत्रु क्या है, उनके बारे में क्या होगा। विदेशी शत्रु को संविधान से कुछ बहुत मिला नहीं, उनको नहीं मिलता। लेकिन निवारक नजरबंदी में तो बात बनाई गई। अब ये हुआ देखिए, निवारक नजरबंदी का दोस्तों सीधा सा मतलब ये है किसी व्यक्ति को अपराध से पहले हिरासत में ले लेना। किसी व्यक्ति को अपराध से पूर्व बंदी बना लेना, हिरासत में रख लेना। और याद रखो दोस्तों, इसके लिए 24 घंटे की कोई सुविधा नहीं। ऐसा नहीं कि इनको 24 घंटे के भीतर न्यायपालिका के सामने प्रस्तुत करना नहीं है। इसका मतलब है इन्हें अपराध से पूर्व बंदी बनाया जाएगा और ये पुलिस की निगरानी में रहेंगे, ये पुलिस के द्वारा बंदी बनाए जाएंगे। इन्हें स्वाभाविक रूप में मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाया जाएगा। इन्हें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है। इन्हें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अब और आप कहोगे सर ये बताओ, ये निवारक नजरबंदी में संविधान में एक शब्द लिख दिया गया, इससे बात बन गई? नहीं, इससे बात बनी नहीं। क्योंकि अब सवाल है दोस्तों बड़ी देखने में, इसलिए तो गोपालन को बंदी बनाया गया, किसी व्यक्ति को अपराध से पूर्व बंदी बनाने नहीं, महज आशंका पर। आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, आशंका? पुलिस को कभी भी किसी पर शंका हो सकती है। तो हाँ दोस्तों हो सकती है। इसलिए आप देखोगे निवारक नजरबंदी कानून का बड़ा मिसयूज है। अब आपको एग्जाम्पल याद दिला दें, भाई ये निवारक नजरबंदी कानून कौन बनाएगा? और आप कहोगे सर ये पुलिस के द्वारा ही बंदी बनाया जाएगा, फिर ये सब अनुच्छेद 19, 20, 21 सब क्या हुआ, सब एक झटके में खत्म। इसलिए कई बार लोग मजाक में कहते हैं भैया हमारा संविधान एक हाथ से अधिकार देता है, दूसरे हाथ से छीन लेता है। अरे आशंका के आधार पर ही किसी को बंदी बनाया जाएगा, फिर तो कभी भी हम किसी को बंदी बना सकते हैं। और सवाल है कि सरकार के लोग तो कहते हैं भैया जितने अपोजिशन के लोग हैं सबको बंदी बनाओ। इस सबको ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें भाई कानून के उल्लंघन के बाद बंदी बनाने तो ठीक है, आशंका के आधार पे यार क्या कमाल कर रहे हो आप। तो पुलिस को इतना पावरफुल बना दोगे, फिर तो व्यक्ति आज़ादी और आज़ादी, जीवन का अधिकार, 19 सब क्यों फालतू आपने बना दिया। तो अब मजाक कर रहे हो क्या यार? कुल कहते हैं देखो भैया संविधान निर्माता क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। और कई दोस्तों अगर अमेरिका में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, नज़रबंदी कानून वो भी सामान्य परिस्थितियों में, हाँ आपातकाल वगैरह में तो यहाँ यूज हुआ था, सामान्य परिस्थितियों में ऐसे कानून का यूज भी अपने आप में बड़ा संदेहास्पद माना जाता है। क्योंकि दोस्तों इतना खतरनाक किस्म का है कि इसको तो कभी ये पुलिस शासन की स्थापना करता है, ये विधि के शासन को नीचे करता है, पुलिस को एकदम शक्ति देता है। और आप जानते हो वर्दी को अतिरिक्त शक्ति मिल जाए तो क्या होता है, फिर तो पुलिस सिंघम बन जाएगी। और पुलिस सिंघम बन जाएगी दोस्तों तो हमारे देश की गरीब जनता का क्या होगा?
फिर तो पता चला कि हमारे देश गरीब जनता बेचारी लाचार हो गई और ये पुलिस जहां चाहेगी किसी को उठा खोप लेती रहेगी। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस बात पे फिर बड़ा विवाद हुआ, इसलिए आप देखोगे और आपको याद भी याद रहे कैसे कैसे इसका मिसयूज हुआ। अरे दोस्तों आपको बता दें, एक कानून बना निवारक नजरबंदी का, क्योंकि निवारक नजरबंदी कानून किसने बनाया? संसद ने जो कानून बनाया दोस्तों, जरा देखिए, संसद ने कानून बनाया मीसा का, यानी मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का अधिनियम। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये 1971 में कानून बना। और दोस्तों ये तो इसको कई बार लोग मजाक में कहते थे कि मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा संजय एक्ट। और कानून तो ऐसे बना, ऐसा लालू यादव, अटल बिहारी वाजपेयी अब नहीं रहे, लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, आडवाणी, सबको जेल में ठूंस दिया गया। ये तो निवारक नजरबंदी का मिसयूज है। पुलिस को अधिकार मिल गया, इंदिरा गांधी ने कहा ठूंसो सबको। ये सब बहुत चूचपड़ कर रहे हैं, क्योंकि 75 में आपातकाल लागू हुआ, और 75 में आपातकाल लागू हुआ, उसके बाद तो मीसा का ऐसा मिसयूज किया गया कि दोस्तों में बड़ा चौंकाने वाला बड़ा। और हमने पहले भी शायद बता रखा था, इसी दौरान लालू प्रसाद यादव जी की बेटी पैदा हुई थी मीसा, उसका नाम ही रख दिया मीसा भारती। तो अरे दोस्तों, विपक्षी दल के लोग भी अगर ऐसे शिकार हो जाएंगे तो आम आदमी सोचो कहाँ चला जाएगा, उसका तो भरोसा नहीं है। कमाल की बात हो गई। इतना ही नहीं है, इसीलिए आप देखोगे मीसा जैसे जनता पार्टी सरकार आई, मीसा रद्द कर दिया। आज के डेट में ऐसा कोई कानून नहीं है। अब एक कानून का इतना मिसयूज होगा, पुलिस को इतनी पावर आप दे दोगे, तो दोस्तों फिर तो हमने पहले हमने संविधान लिखा, संविधान हमने बनाया, हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। और इतना ही नहीं, आगे देखो, आगे फिर बना कानून, जब पंजाब में थोड़ा आतंकवादी घटनाएं बढ़ी तब बना टाडा, यानी आतंकवाद विध्वंसक टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड डिसरप्टिव प्रिवेंशन एक्टिविटीज, आतंकवाद और विध्वंसक निवारक अधिनियम। नाइनटीन 1985 में अब पंजाब राज्य में आतंकवाद बढ़ा, कहानी दोस्तों हुआ ये कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। तो वहां पंजाब में परिस्थितियां बड़ी अनियंत्रित हो गई, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत में सिख विरोधी दंगा हो गया। और सिख विरोधी दंगे के बाद, और बड़ा दुर्भाग्य था ये, देखो दोस्तों, दंगा तो हमारे यहाँ पूरा राजनीति से होता है, धर्म का कोई दंगे मामला नहीं है। और जैसे पूरे देश में सिख विरोधी दंगा हुआ, उसके बाद तो पंजाब में बड़ी खराब परिस्थिति आ गई। तो संसद ने वहां की परिस्थिति को नियंत्रित करने टाडा का प्रयोग किया। और टाडा बड़ा कुख्यात हो गया जब संजय गांधी इसमें जेल में, संजय गांधी नहीं, दोनों संजय थे दोस्तों। महाभारत से लेकर अभी तक संजय बड़े कमाल के रहे। तो संजय दत्त, उनके पिताजी सुनील दत्त सांसद, प्रिया दत्त बहन सांसद, और आप जानते हो खलनायक, जो मूवी आए थे खलनायक, उसी के बाद बड़े कुख्यात हुए थे। तो उन्होंने मूवी खलनायक बनाई थी कि जब से मैं थोड़ा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया। और संजय दत्त थोड़ा सा, देखो बड़े बाप के बेटों की समस्या है, थोड़ी मऊवाली थी ही वो, और उसमें मूवी पूरी बन चुकी है। और किसी उनके दोस्त ने कहा यार तुम्हारे सब तुम बड़े लोग हो, AK-46 रख लो, बंदूक रख लोगे, तुम्हारे यहाँ कौन पुलिस जाएगी। और पता है पुलिस को पता चल गया। और पॉलिटिक्स तो थी ही भाई, सुनील दत्त बड़े नेता थे, तो लोगों को मौका मिल रहा था, और संजय दत्त पकड़े गए और उसमें बंद हो गए। तो आप याद रखो भाई, संजय दत्त आतंकवादी थोड़ी थी। अब गड़बड़ी कर दी दोस्तों, जवानी में तो कई बार गड़बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी सजा थोड़ी मिलनी चाहिए। अरे प्राकृतिक न्याय क्या है दोस्तों, मान लो जवानी में कई बार बच्चे गड़बड़ियां कर जाते हैं, तो छोड़ दो यार उनको। आतंकवादी संजय दत्त ने गड़बड़ी की थी, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है, आतंकवादी थे, रख दिया गया उनको इसमें।
और आप देखोगे हमारे यहाँ तो 93 में मानव अधिकार आयोग बना, उसने कहा अरे भाई इसको खत्म करो टाडा को। अब आप समझ सकते हो ये भी आज खत्म हो गया। जरा सोच, कानून बन रहा है खत्म हो रहा है। ऐसा बहुत कम होता है, अरे कानून बनता है खत्म होने के लिए थोड़े, लेकिन निवारक नजरबंदी के साथ तो यही कंडीशन आ रही है, कानून बन रहा है खत्म हो रहा है। कमाल की बात है। क्योंकि आप याद रखो दोस्तों, ये सब कानून इतने कठोर हैं कि यहाँ पर तो पुलिस की भी गवाही मान ली जाती है, सामान्य कानून में नहीं। और यहाँ पे तो एक आदमी जेल में गया तो 24 घंटे 3 महीने पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता, 3 महीने पहले तो आप निकल ही नहीं सकते जेल से। तो आज की डेट में न टाडा है न मीसा है। अब हमारे संसद पे दिसंबर 2001 में हमला हुआ, तो अब बीजेपी सरकार ने एक और कानून बना दिया, पोटा। तो जब टाडा नहीं रहा तो आतंकवाद विध्वंसक निवारक अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद विध्वंसक निवारक अधिनियम। इन थोड़ा टाडा से मिलता जुलता था, थोड़ा नाम अलग था। तो पोटा बन गया 2002 में। और इसमें तो ये था कि जो इसमें जेल में जाएगा दोस्तों 6 महीने पहले तो कुछ हो नहीं सकता। दिसंबर 2001 में हमला हुआ, सितंबर 2001 में अमेरिका पे हमला हुआ। संसद ने भी कहा भाई आतंकवाद को निपटने के लिए कठोर कानून चाहिए। इसलिए अब देखो दोस्तों, जब अनुच्छेद 22 में किसी को हिरासत में लिया जाता है, बड़ा सरल मामला होता है। यहाँ पर बड़ा कठिन मामला है, क्योंकि पुलिस की गवाही मान ली जाएगी। यहाँ बड़ा कठिन क्यों है? क्योंकि याद रखो, न केवल पुलिस की गवाही मानी जाएगी, अपितु यहाँ पे तो 6 महीने 5-6 महीने तो कुछ जेल के बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ जेल दोस्तों, हमारे यहाँ जेल तो ऐसी खराब कंडीशन में है कि अगर किसी सीधे साधे आदमी को जेल रख दिया जाए तो या तो भयंकर अपराधी बनकर आएगा या तो साधु बन जाएगा। अरे जेल तो हमारे यहाँ कई बार ऐसा लगता है प्रताड़ना गृह है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों। अरे जेल में रखने के बाद लोगों के फंडामेंटल खत्म थोड़े होते हैं। अरे जेल का मतलब है कि आपने उसे बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। जेल का मतलब ये थोड़े है कि ऐसा कंबल दे दिया कि मच्छर काट रहे हैं, रोटी नहीं दे रहे हो, खाना नहीं दे रहे हो, ऊपर से धुनाई कुटाई अलग हो रही है। कमाल की बात यार। और आप तो हैरान हो जाओगे, लालू प्रसाद यादव जेल में बंद थे, उन्होंने मजिस्ट्रेट से कंबल मांगा था और मजिस्ट्रेट ने बड़ा इनसेंसिटिव बयान दे दिया था कि नहीं कंबल आपको नहीं मिलेगा। ये भाई ये कौन सी बात होती है? इसलिए पोटा भी खत्म हो गया। तो आप समझ लो कि अरे भाई संजय दत्त जैसे हाई प्रोफाइल आदमी दंडित हो सकता है, तो पता नहीं कितने निर्दोष लोग चले गए होंगे दोस्तों। इसलिए जरा सोचो, अब जब ये सब आतंकवाद के विरोध में कानून बनाए जाते हैं, तर्क किया दिया था राज्य की सुरक्षा संप्रभुता। दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है, यानी हम राज्य को शक्तिशाली बना रहे हैं, और बच्चों जब राज्य को शक्तिशाली बनाएंगे, पुलिस को शक्तिशाली बना देंगे, तो व्यक्ति की आज़ादी का तो फालूदा बन जाएगा। और हम अभी आगे चल के बताएंगे अब कहाँ कहाँ मिसयूज और हुआ है। अभी लेटेस्ट घटनाएं भी आपको बता दें कहाँ कहाँ मिसयूज हुआ है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको हम याद दिला दें। अब सवाल फिर आप पूछोगे, सर ये बताओ जब इतना मिसयूज हुआ है तो इसको खत्म कर दिया जाए। तो दोस्तों देखो, खत्म करने की बात तो नहीं है, क्योंकि हकीकत का मामला देखो ये है कि जब कहते हैं कि इसका मिसयूज होता है, तो अभी और एग्जाम्पल फिर न्यायपालिका आएगी, न्यायपालिका थोड़ा प्रतिबंध लगाया है। और फिर अगर ये प्रावधान है तो संविधान में भी कुछ अधिकारों के लिए रखा गया, लेकिन कैसे इसको रेगुलेट किया जाए, कैसे अभी न्यायपालिका के निर्णय हैं, और किस तरीके से हम वर्तमान समय में इस बात को देखें कि क्या जो निवारक नजरबंदी में बंद लोग हैं, क्या उनके लिए कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इसकी चर्चा करेंगे हम कल दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी क्लास कल।